हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो दिस चैप्टर नाम से पता लग रहा है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, तो कितने सारे वैरायटी हमारे अर्थ पे अवेलेबल है और उनको फिर हमें क्या करना पड़ता है, उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में उनको सेग्रीगेट करके और फिर हम उनको पढ़ते हैं या उनके बारे में हम डिटेल समझते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके एक बहुत अच्छा एग्जांपल बैठ जाएगा कि जैसे कि आप अगर दो ह्यूमन बींग्स को खड़ा कर लो, ओके, तो दोनों ह्यूमन बींग्स में आपको ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा ओवरऑल सिमिलैरिटी तो वही है, दो हाथ, दो पाँव, दो आँख, दो कान, एक नाक, यू नो द ओवरऑल जो एक सिमिलैरिटी है वो तो बिल्कुल वही है। द ओनली प्रॉब्लम आई मीन डिसिमिलैरिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है नाक की शेप या साइज, उसका थोड़ा फर्क हो जाए। कान अगर है तो ये जैसे कि हमारे फ्री ईयर लोब्स है, कईयों की जॉइंटेड ईयर लोब्स होंगी, राइट। तो इस तरह से ये भले डिफरेंसेस हो बट ओवरऑल मोस्टली ह्यूमंस दे विल बी ओवरऑल फीचर्स सबके वही होंगे जो ह्यूमंस के होते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन और काऊ को करें तो ऑब्वियसली डिफरेंस है, काऊ का अपना फीचर है, ह्यूमंस के अपने फीचर है। तो ये चीज़ें बेटा डिफरेंस ऐसे होते हैं। तो ये डिफरेंसेस कहाँ हैं, कैसे हैं, क्यों है, कैसे इन डिफरेंसेस को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं, समझ रहे हो, वो सारी चीज़ें हमें पढ़ने हैं। ओके, अब अर्थ पे देखो लाइफ फॉर्म्स भी कितनी डिफरेंट है। अर्थ पे आप लाइफ फॉर्म्स देखो, जो ब्लू व्हेल है ये कितना बड़ा है, ये कुछ 30 मीटर्स का होता है। वैरायटी देखो, एक जायंट रेडवुड ट्री है, ये करीब करीब 100 मीटर्स तक जाता है। तो ये तो बहुत जायंट ऑर्गेनिजम्स हो गए। अब यहीं पर कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं ना, जैसे कि बैक्टीरिया। अब आप ये रेंज देखो, आप कहाँ तो आंखों से दिखते भी नहीं हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं और कहाँ ऐसे हैं जो इतने जायंट हैं, इतने बड़े। अब 100 मीटर का मतलब 1 मीटर कितना होता होगा, ऑलमोस्ट इतना, 1 मीटर 2 मीटर, ऑलमोस्ट 2.5-3 मीटर तो यही हो गया ऑलमोस्ट, ये जो बोर्ड है अपना। अब सोचो ऐसे ऐसे 100 मीटर, तो इमेजिन करो कितना लंबा होगा वो। तो वैरायटी आप खुद देख सकते हो, माइक्रोस्कोपिक से इतना डेंजर डिफरेंस है। और इनकी लाइफ स्पैन, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी लाइफ स्पैन में भी आप देखो बहुत डिफरेंस आता है। देयर लाइज द डिफरेंस इन द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है, द पीरियड ऑफ बर्थ टिल डेथ। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बिल्कुल कुछ हफ्तों, मतलब 1 वीक की लाइफ होती है, तो कुछ की लाइफ जो है वो ईयर्स तक जाती है। ईयर्स इन द सेंस 100,000 ईयर्स तक इनकी लाइफ जाती हैं बच्चों। ठीक है, जैसे जो पाइन ट्रीज हैं, दीज पाइन ट्रीज दे लिव फॉर 1000 ईयर्स। और कुछ इंसेक्ट्स हैं और मॉस्किटोज हैं, उनकी सिर्फ कुछ डेज है। जैसे कि मैं कहना चाह रही हूँ, जैसे कुछ पाइन ट्रीज हैं इनका 1000 ईयर्स ऐसे कोई फिक्स्ड नहीं है, लेकिन दे लिव फॉर मेनी 1000 ईयर्स। ओके, और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं मॉस्किटोज वगैरह, दे लिव फॉर फ्यू डेज। तो लाइफ स्पैन में डिफरेंसेस आ गई बच्चों। सो देयर लाइज द डिफरेंस इन लाइफ स्पैन ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद में तो हम क्या देख रहे हैं कि हम इनके बेसिक जो बॉडी डिज़ाइन है वो हो गया और इनकी ये लाइफ स्पैन वगैरह देख ली। तो ऐसे करके हम करते जाते हैं। तो जैसे जैसे आप ये चीज़ें निकालते हो, आप और डिफरेंसेस निकालते चले जा रहे हो ऑर्गेनिज्म में। अब कुल मिला के यहाँ से हम ये समझ रहे हैं कि कितनी वैरायटी अवेलेबल है। ओके, और इन सब में वैरायटी में भी कितना किन किन पॉइंट्स पे डिफरेंसेस अवेलेबल है। ठीक है, अब हम एक ग्रुपिंग करते हैं, हम लेते हैं मरीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हम कहते हैं मरीन ऑर्गेनिजम्स। ये सिमिलैरिटी, ये एक मतलब एक कॉमन पॉइंट आ गया है ना कि मरीन ऑर्गेनिजम्स है। अब इस मरीन ऑर्गेनिज्म में आप देख लो, एक स्टारफिश भी ले लो, ऑक्टोपस ले लो,
ठीक है, वेल्स ले लो। अब ये मैंने अलग अलग मरीन ऑर्गेनिजम्स ले लिए हैं। अब इन मरीन ऑर्गेनिजम्स में स्टारफिश की शेप आप खुद देखो, बिल्कुल स्टारफिश के जैसा होता है। ऑक्टोपस देख लो, वेल्स देख लो, कॉरल्स देख लो, शार्क्स देख लो। तो ये जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपने आप में कितने डिफरेंट हैं। मतलब सिर्फ अगर मैं इनको मरीन ऑर्गेनिजम्स करके क्लब करूं तो आपस में इनमें कितने डिफरेंसेस हैं। स्टारफिश बिल्कुल एक स्टार के जैसा दिख रहा है, तो ऑक्टोपस का एक और इसके 8 वो है ना, वेल्स का अपना, कॉरल्स अपना, तो दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो आप खुद बताओ कि इतनी डिफरेंट है, तो मैं जब ये बोलती हूँ मरीन ऑर्गेनिजम्स, तो ये जस्टिफाइबल होता है जब हम इनको इंडिविजुअली देखते हैं? तो नहीं होता ना जस्टिफाइबल बच्चों। तो हमें क्या करना चाहिए, इतनी सारी वैरायटी है तो अपने को इनको करना चाहिए ग्रुप इन। सो अपने को नीड क्या है, ग्रुप दी organisms into group the organisms not into group the organisms seeing their characteristics। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप ग्रुप करो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक जो हो गए वो इनके फीचर्स हो गए। अब कईयों के कुछ फीचर्स होंगे, कईयों के कुछ फीचर्स होंगे। सो वी टॉक अबाउट द बेसिक फीचर्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे पोजेस। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी हो सकता है, या तो ये एक्सटर्नल फीचर्स हो सकते हैं, या फिर ये फंक्शंस हो सकते हैं। तो ये कुछ, ये या तो मॉर्फोलॉजी देखो या इनके फंक्शंस देखो। इनके बिहाफ पे पहले इनको कैटेगराइजेशन करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस है, ह्यूमंस कहते हैं तो हम, एक आता है ना फीचर अपने की, 2 आँख, नाक, कान, ये सब, 5 फिंगर्स होते हैं और स्ट्रेट बॉडी जो भी है, ये एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो इसी तरीके से ऐसे अब कौन कौन है तो उनको हमने एक जगह कर दिया। तो ऐसे कैरेक्टर्स ढूंढने ज़रूरी होते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एंड इट टॉक्स अबाउट द स्टोन्स। ठीक है, कि हम एक स्टोन वॉल की बात करते हैं। ओके, और स्टोन वॉल की जब हम बात करते हैं, स्टोन वॉल को मैं, आई नीड दिस साइड ऑफ द बोर्ड सो आई विल पुट हियर। तो स्टोन वॉल की जब हम बात करते हैं तो आपने जब नीचे नीचे का वॉल बनाया, ठीक है, बिल्कुल बेस जब बनाया, तो उस बेस के दौरान अपने को ज़्यादा वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मतलब बेस जब बना रहे हैं तो उस समय स्टोन्स को इतना देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज बेस बना रहे हो आप, तो उस समय तो रख दो, है ना। तो बेसिक first layer can be formed without what should I say, proper stone हमें देखने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। So the basic layer can be formed without proper checking, क्योंकि हमने नीचे बिछाना है हमें, तो हमने एक लेयर उसकी बना दी। लेकिन अब जब जैसे जैसे आप ऊपर का स्टोन उस पर लगाओगे तो वैसे वैसे क्या होता चला जाएगा, वैसे वैसे वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हम रखते चले जाएंगे ना, तो क्या होएगा, नीचे का बेस देखना पड़ेगा कि नीचे का बेस कैसा है। तो उसी हिसाब से मान लो स्टोन ऐसा है तो इस पे आप वही रख सकते हो जिसका दूसरा स्टोन का बेस फ्लैट हो, है ना। अब मान लो बिल्कुल ऐसा है तो हम थोड़ा सा अब ऊपर उबड़ खाबड़ रख सकते हैं। तो वो डिसाइड कर, मतलब व्हाट स्टोन विल यू कीप, वो हम देखना पड़ेगा हमें कि आपका नीचे का स्टोन कैसा है।
जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन में भी हम यही बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन में भी हमें एक्चुअली जब ग्रुपिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है, ऐसे ही हायरार्की बनेगी, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला बेसिक जब हम देखते हैं तो ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्स कौन सा है। अब सेल्स जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं यूकेरियोटिक। अब आप ये सेल चैप्टर में पढ़ चुके हो, हम बात करते हैं यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक हो गया कि ठीक है यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक। तो पहले सेल देखो, है ना, सेल कौन सा है, यूकेरियोटिक है, यानी कि इसमें मॉडर्न न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, क्रोमोसोम कैन बी मोर देन वन। बट प्रोकैरियोटिक सेल अगर होगा तो उसमें ना ही न्यूक्लियर एनवेलप होगा, ना ही न्यूक्लियस होगा, इनकी जगह न्यूक्लियोइड रीजन होते हैं प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में अर्ली सेल है बिल्कुल, न्यूक्लियोइड रीजन, क्रोमोसोम सिर्फ एक है, ऑर्गेनल्स जो सेल ऑर्गेनल्स आप यूकेरियोटिक सेल में पढ़ते हो वो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो वो चीज़ है, तो ये है ना, इनकी अपनी बायोकेमिकल पाथवेज है, इनकी अपनी बायोकेमिकल पाथवेज है। तो पहले हमने वो कर लिया, तो एक ब्रॉडर ग्रुप हो गया। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, बस सेल्स देख लिया। लेकिन अगला अपना इमीडिएट जो अगला कॉन्सेप्ट आएगा वो आ जाएगा कि सेल यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर है। जो इमीडिएट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा वो यही आएगा कि यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर है। तो अगर यूनिसेल्यूलर है तो सिंगल सेल हो जाएंगे, तो अब सारे सिंगल सेल वाले यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, सिंगल सेल्स वाले। और मल्टीसेल्यूलर वाले हैं तो मोर देन वन सेल्स, तो यहाँ पे सारे ये हो गए, तो आपकी छट गई यहाँ पे और फर्दर डिवीजन आ गया, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही ये सेल्स का आपने क्लियर किया, ये सेल कौन सा है, उनकी क्या बायोकेमिकल पाथवेज हैं, कैसे काम करता है, ग्रुप में है या नहीं है, सिंगल है या बहुत सारे सेल्स हैं, तो ये सब जब क्लियर हो जाएगा फिर हम ये देखेंगे कि बॉडी में फंक्शनिंग कैसे हो रही है, ये न्यूट्रिशन कैसे ले पा रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन कैसे ले पा रहा है और इनकी ओवरऑल बॉडी में फंक्शनिंग कैसे हो रहा है। मतलब जी देखो, मल्टी सेलुलर में आपको क्या मिलेगा, डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं तो सेल्स आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि किसको क्या फंक्शनिंग करनी है, तो उस हिसाब से फिर एक काइंड ऑफ बॉडी डिज़ाइन जो है वो डेवलप होती है। तो ये चीज़ें आ गई, मल्टी सेलुलर में सोचना होता है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। दूसरा, यहाँ से नेक्स्ट चीज़ आती है न्यूट्रिशन। भाई न्यूट्रिशन कैसा लेंगे वो, है ना। न्यूट्रिशन यानी कि दो तरह के हो गए, ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अब जैसे कि प्लांट सेल्स हैं, तो प्लांट सेल्स जो होंगे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो खुद ही फूड बनाते हैं अपना। इवन सम सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, एंड दीज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दे मेक देयर ओन फूड। तो खाना कैसे बनाते हैं। और कुछ जो होते हैं वो हीटरोट्रॉफिक होते हैं, लाइक दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो न्यूट्रिशन कैसा है। उसके बाद में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। मतलब ये देख लिया हमने। फिर यहाँ से न्यूट्रिशन जब हो जाता है तो हम एक और चीज़ देखते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कि कई ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ और सिर्फ सेल होते हैं, ठीक है। सेल जो है वो टिश्यूज नहीं बन पाते हैं। ये मैंने आपको उसमें पढ़ाया था, टिश्यूज में पढ़ाया था ना, कि ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड एज टिश्यूज। तो मान लो मल्टी सेलुलर तो है लेकिन बहुत सारे सेल्स का सेल्स ही हैं, वो एक ग्रुप होके एक पर्टिकुलर फंक्शन को डील करे, ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो टिश्यूज नहीं कहलाते हैं। तो देयर आर अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे कैन बी
सेल्यूलर लेवल यानी कि सिर्फ सेल्स हैं, दूसरा है टिश्यू लेवल, तीसरा है ऑर्गन लेवल, फोर्थ है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये आपको ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखना रहेगा कि सिर्फ सेल्स हैं क्या बॉडी में, या फिर सेल्स इकट्ठे होकर टिश्यूज बना पा रहे हैं, फिर टिश्यूज ग्रुप होके ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो क्या बना रहे हैं, तो ये भी देखा जाता है। तो ओवरऑल ये सारे हम बेसिकली बच्चों, अब मैं एनसीईआरटी था ये जो भी था, अब मैं मेरा बताती हूँ। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि हम पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन सारे ऑर्गेनिजम्स को अगर हमने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासीफाई नहीं किया तो दिक्कत अपने को आएगी। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ज़रूरत है इतना क्लासिफिकेशन करने की, इतना कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करने की और इतना सारा इनको ग्रुप करने की, व्हाट इज़ द नीड। तो मैं एक कॉमन लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। देखो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, आप सपोज फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड आप अगर बीमार हो और आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर आपसे आपके बीमारी के लिए, बीमारी अगर उनको जानना है तो क्या पूछते हैं। सो डॉक्टर्स आस्क अबाउट द सिम्टम्स, कि क्या क्या सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, और वो ये जानने की ज़रूर कोशिश करते हैं दैट वेदर यू आर इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरिया और वायरस। ओके, क्यों ज़रूरत पड़ी भाई बैक्टीरिया वायरस की? क्योंकि अगर आपको क्लासिफिकेशन नहीं पता है, अगर ये नहीं पता कि इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरिया से हुआ है या वायरस से हुआ है, तो ट्रीटमेंट लाइन ऑफ एक्शन जो होगा या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होगा वो उसी के बाद पता लगेगा ना कि अच्छा ऐसे। क्योंकि देखो, बैक्टीरिया का अटैक करने का तरीका अपना है। बैक्टीरिया क्या करता है, सेल वॉल अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव सेल वॉल या कैप्सूल बनाता है जिसको हमारे एंटीबॉडीज तोड़ नहीं पाते हैं, और वो उसके अंदर रह के हमें बीमार करता है। तो जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो उसका वो वॉल कैप्सूल जो है वो टूटता है और फिर हमारे एंटीबॉडीज उसको किल करते हैं। तो ये तो था तरीका इसका बैक्टीरिया का। वेराज इन वायरसेस व्हाट हैपन्स, वायरसेस में ऐसा नहीं है। वायरसेस क्या है, एक तरह से पैरासिटाइज कर लेते हैं हमारे खुद के सेल को। तो जब हमारा सेल गेट्स इन्फेक्टेड बाय अ वायरस, तो हमारे सेल को ही एज अ सेलुलर मशीनरी या फैक्ट्री वो यूज़ करता है। अब समझ आया? तो अब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा कि दवाई, एंटीवायरल दवाइयाँ ऐसी लेनी होंगी हमें जो हमारे सेल को भी कुछ ना करे और वायरस को भी मारे। तो फिर एंटीबायोटिक वाला तरीका जो है वो बिल्कुल वो हो जाता है, निल हो जाता है। वी कांट टेक दैट नाउ, अंडरस्टैंडिंग? तो ये चीज़ें हैं बच्चों, समझ रहे हो? और इस तरीके से होता है कि तो अब मान लो पता चल गया डॉक्टर को कि अच्छा ये बैक्टीरिया है और ये वायरस है, तो फिर ट्रीटमेंट उसी हिसाब से करेंगे। तो एक कॉमन लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अच्छा ठीक है, वो भी आप डॉक्टर के पास चले गए तो ठीक है, आपके लिए अगर वो भी नहीं समझ आ रहा तो आप एक सिंपल घर में अगर एक डॉग को टेम करते हो, आप अगर घर में तरह तरह के डॉग्स को लाते हो, तो आप उसके फीचर्स, उसकी बिहेवियर जानने की कोशिश करते हो, नहीं करते हो? कि उसको अगर घर में रखना है तो हमें उसके साथ कैसे, उसका खाना, उसका ओवरऑल ब्रीडिंग, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कब हो पाता है, ये टेमिंग वगैरह तभी हो पाएगा ना जब आपको इन डिटेल्स के बारे में पता होगा कि घर लाए और ऐसे ही रखने से हो जाता है काम, नहीं होता ना। तो अपने को हर ग्रुप के फीचर्स पता होने चाहिए, ठीक है। और एक क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों, ऐसा नहीं है कि इनके बारे में हम जान के क्या करेंगे, ये तो हम बिल्कुल ही नहीं सोच सकते, क्योंकि हम एक एनवायरनमेंट में रहते हैं और उस एनवायरनमेंट में हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। तो हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बारे में हमें जानना समझना पड़ता है। गार्डनिंग कर रहे हैं हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हज़ारों दूसरे ऑर्गेनिज्म से हम मिलते हैं, करते हैं। हमें पता है कि लायन के सामने हम नहीं जा सकते, वो हमें खा जाएगा, तो ये चीज़ें कॉमन ऐसी चीज़ है कि फॉर स्टडीज़ पर्पज़ इनको क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये तो था पर्पज़ ऑफ क्लासिफिकेशन, और उनके बेसिक्स जो हैं
वो हमने ऐसे देख लिए हैं कि हम सेल कैसा है, फिर कितने नंबर में है, एक है या बहुत सारे हैं, न्यूट्रिशन कैसे लेता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, और अगर ऑर्गन सिस्टम में जा रहे हैं या ऑर्गन लेवल में जा रहे हैं तो किस में क्या ऑर्गन है जिससे वो काम करते हैं, तो उनको फिर हम एक ग्रुप में डालें। तो जब हम ये काम करते जाएंगे ना क्लासिफिकेशन, तब आप खुद ही समझोगे कि अच्छा, आपके ही मैं स्कूल में अगर बोल दूं कि बच्चों को क्लासीफाई कर लो, मान लो 1500 बच्चे हैं और सबको मैंने बोला क्लासीफाई करो, तो ऑब्वियसली आप भी अलग अलग हायरार्की लोगे ना, एक बार की क्लासिफिकेशन में चीज़ें निकल के नहीं आएंगी, तो स्लॉट्स बनेंगे आपके भी। ठीक है, तो ये था नीड फॉर क्लासिफिकेशन। उसके बाद में आप एक और टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में, एंड दैट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि एक्चुअली देखो, द ऑर्गन, द स्ट्रक्चर्स और organisms that develop early has a basic feature, but once the time passes, मतलब जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, एज वो होता जाता है, तो द स्ट्रक्चर एंड organisms undergo several changes, मतलब बहुत सारे उनमें वेरिएशंस आते हैं, सेवरल चेंजेस, और वो कुछ डिफरेंट होते चले जाते हैं, सेवरल चेंजेस एंड अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। जब वो धीरे धीरे जब वो टाइम पास होता चला जाता है, तो उनमें वेरिएशंस आते हैं, चेंजेस आते जाते हैं, और वो थोड़े डिफरेंट होते चले जाते हैं। अंडरस्टूड? तो कहने का मतलब सिर्फ क्लासिफिकेशन ही आपने कर लिया क्लासीफाई, और जैसे जो बेसिक क्लासिफिकेशन अब चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये करके हम बैठ गए और फ्री हो गए, दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को कर दिया हमने क्लासीफाई एंड वी आर डन। नो, एक बार आपने वो कर दिया, फाइन, बट जैसे जैसे एज होगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा ना, वैसे वैसे क्या होगा, धीरे धीरे चेंजेस आते जाएंगे। ठीक है, और नए होते जाएंगे और चेंजेस आते जाएंगे इनमें, और मतलब एवोल्यूशन जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, इनमें एवोल्यूशन होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो अब इसमें जो सबसे पुराना होगा ना, जो ये वाला होगा, ये तो कहलाएगा बिल्कुल प्रिमिटिव। ठीक है, कहते हैं ना वो प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स। अब जैसे कि ह्यूमंस जो है वो अभी यंग हैं, जो ह्यूमन एज है वो यंग एज है। प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स क्या थे, वो जो एप्स के जो ईरा था, वो प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म हो गया, और वो धीरे धीरे एवोल्यूशन आता है, चेंजेस आते हैं, तो थोड़े वो बेटर बनते चले जाते हैं, दे हैव बेटर सर्वाइवल चांसेस, और धीरे धीरे वो बढ़िया होते चले जाते हैं, एडवांस या हायर हो जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ फीचर्स आपके अभी उनसे मैच करे, कुछ फीचर्स ना भी मैच करे, क्योंकि चेंजेस आए हैं। तो जो अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, और इसके बाद में वो हायर और एडवांस्ड कहलाते हैं। ठीक है, ये है फाइन। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आप एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन में पढ़ते हो, कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा चेंजेस आएंगे, और उस हिसाब से फिर वो जब चेंज हो जाते हैं तो आप उनको सेम जगह पे कैसे रखोगे, क्योंकि आ गया ना चेंज, वेरिएशन आ गया, तो फिर उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल है, एक रेप्टाइल हुआ करता था जो सिर्फ रेप्टाइल हुआ करता था, जो देखने से बर्ड भी लगता था, उसके विंग्स भी होते थे, लेकिन था रेप्टाइल।
और कहते हैं कि वहाँ के बाद फिर बर्ड अलग आया और रेप्टाइल अलग आया, तो फिर उसको क्लासिफिकेशन हिला ना, थोड़ा सा चेंज आ गया क्योंकि, तो ऐसे होता है। तो क्लासिफिकेशन में मतलब एवोल्यूशन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि चेंजेस ऑर्गेनिज्म में आते रहते हैं। ओके, सो दिस वाज एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। और ये सब चीज़ें आती हैं, ये किसके बारे में हम ये इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो हम बातें कर रहे हैं इतनी सारी अबाउट द वेरियस बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। अब बायोडाइवर्सिटी में ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी की हम बात कर रहे हैं, तो बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी। तो जितनी भी लाइफ की वैरायटी है, तो यहाँ पे हम प्लांट्स की भी बात करते हैं। मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एनिमल्स व्हेन वी टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी, हम लोग प्लांट्स की भी बात करते हैं यहाँ पे। गॉट इट? तो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, जितने लाइफ फॉर्म्स अर्थ पे अवेलेबल हैं, सब की बातें हो रही हैं यहाँ पे। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल जब आप बायोडाइवर्सिटी की बात करते हो। जनरली बच्चों के दिमाग में जाने क्यों ऐसा होता है कि वो सिर्फ एनिमल्स की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है, हम प्लांट्स की भी बात करते हैं। ठीक है, तो अर्थ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी बच्चों प्रेजेंट है। ओके, और ये है कि अब ये बायोडाइवर्सिटी बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। मतलब अर्थ जब स्टार्ट हुआ था 4.5 मिलियन ईयर्स अगो, तब बहुत बहुत पुराना, तब के बाद से जो भी 4 बिलियन ईयर्स अगो जो लाइफ फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, उसके बाद से अब तक में ये वाला करंट बायोडाइवर्सिटी अटेन करने में इतने साल लग गए हैं। हालांकि इसमें बहुत एवोल्यूशंस भी हुए हैं, बहुत एक्सटिंक्शंस भी हुई हैं। जैसे आपने सुना होगा डायनासोर्स वगैरह आए थे, वो आए और चले भी गए, तो ये भी बहुत हुए हैं और अभी भी एक्सटिंक्शंस होए जा रहे हैं। और ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ ने एक्सटिंक्शंस को और स्पीड अप कर दिया है क्योंकि हमने नेचर को बहुत डिस्टर्ब कर रखा है अपनी नीड के लिए। बट जो भी है, ये है बायोडाइवर्सिटी और इसकी क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ बता दूँ, इंडिया इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। जो भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स होते हैं ना बच्चों, ट्रॉपिकल यानी इक्वेटर के थोड़े आसपास वाले, जैसे इंडिया हो गया, जायर हो गया, मेडागास्कर हो गया, इस तरह के कंट्रीज जो है ना, दे हैव अ रियली गुड बायोडाइवर्सिटी। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ये सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छा बायोडाइवर्सिटी होता है। बहुत अर्थ पे ऐसे और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत कम होते हैं, जैसे ग्रीनलैंड चले जाओ, डेनमार्क चले जाओ, नॉर्वे चले जाओ, इन कंट्रीज़ में तो हार्डली कोई बायोडाइवर्सिटी होती है, बहुत ही रेयर। मतलब पेड़ पौधे हो जाएंगे लेकिन सारे ऑर्गेनिजम्स नहीं। लेकिन इंडिया जैसे आ जाओ, इंडिया में आपको क्या नहीं मिलता है एक्सेप्ट फॉर फ्यू एंडेमिक ऑर्गेनिजम्स। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो है वो सिर्फ वहीं है, तो एक बार उसको छोड़े तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स लो ना आप, तो वैरायटी कितनी है इंडिया में, और इंडिया के अंदर कितने वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स हैं। तो इंडिया इज़ अ गुड कंट्री इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं अपने इंडिया में भी, जो बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज़ वन ऑफ द मेन थिंग दैट पीपल आर फॉलोइंग। ओके, और बस यही सब ध्यान रखना है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है। तो दे आर द लार्ज एरिया। इंडिया इज़ वन ऑफ द India has one of the greatest biodiversity, ठीक है। और हॉटस्पॉट्स बहुत सारे हैं इंडिया में ऐसे बायोडाइवर्सिटीज़ के, एंड यू नीड टू बी केयरफुल जब आप ये सब पढ़ रहे हो। येलो बॉक्स में कोने में लिखा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से उठा के पढ़ लेना, ध्यान नहीं देते बच्चे ऐसी चीज़ों पे। तो देखो, इसमें मैंने आपको बेसिक्स बता दिया है कि हमें मेनली मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है आज कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। वंस यू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ना, तो फिर आगे आप खुद ही समझ जाओगे, क्योंकि मैंने यहाँ आपको मेनली ये समझाने की कोशिश करी है कि क्लासिफिकेशन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जो जो जैसा सेम है उनको एक ग्रुप में डालते जाओ।
तो हम वही पढ़ेंगे। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उसके हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे और उस फीचर को फिट करके जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो हम उसमें डाल देंगे। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे ये सारी बातें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।